सो टुडे वी आर स्टार्टिंग पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ डिपेंड करता है फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। यानी जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड कैन एक्सर्ट प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, ठीक। और जो प्रेशर वैल्यू होता है वो पूरे फ्लूइड में, अगर फ्लूइड आपका यूनिफॉर्म फ्लूइड अगर आपको गिवन है, जैसे हमने आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया है, तो आइडियल फ्लूइड के केस में सेम प्रेशर पूरे ही वॉल्यूम में, जितना भी फ्लूइड है उस पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यानी ये फ्लूइड कैन एक्सर्ट प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन एंड व्हेन प्रेशर इज चेंज्ड एट एनी पॉइंट in an enclosed fluid, then this change in pressure is transmitted uniformly to every point of the static fluid। यानी अगर हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर में चेंज करते हैं तो पूरे ही फ्लूइड में वो प्रेशर चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड में भी रहेगा और जो कंटेनर वॉल्स रहेगा वहाँ पे भी आपको सेम ही प्रेशर मिलेगा। और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए पास्कल लॉ इस तरीके से डिफाइन किया गया कि सबसे पहले एक वेसल लिया गया, वेसल के अंदर क्या भरा गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा गया, ठीक है। और वेसल के अंदर क्या करा गया, ये जो दोनों एंड्स हैं यहाँ पर पिस्टन्स लगा दिए गए। जो फर्स्ट पिस्टन है इसका एरिया हमने कंसीडर किया A1, जो सेकंड पिस्टन है उसका एरिया हमने कंसीडर किया A2, और जो फ्लूइड यहाँ पे फिल्ड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक बात। तो ये जो सरफेस एरिया हमें यहाँ पर मिलेगा, इस सरफेस एरिया को आपने रिप्रेजेंट किया A1 से। जो पिस्टन 1 है, पिस्टन 1 का सरफेस एरिया कितना, A1। पिस्टन 2 के लिए एरिया रहेगा A2, ठीक। अब हमने क्या किया, इस पिस्टन 1 पे फोर्स अप्लाई किया F1, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसका मतलब अगर हम पिस्टन को लेफ्ट साइड से कंप्रेस करेंगे तो जो फ्लूइड है यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर के कारण राइट साइड वाला जो आर्म है यहाँ पे फ्लूइड ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। और अगर प्रेशर सेम है, यहाँ पर एरिया है, या इसका मतलब इस पिस्टन के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया F2 से, ठीक है। यानी हम लेफ्ट पिस्टन को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और राइट साइड का जो पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। हमने कंसीडर किया कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ कंसीडर करें D, या पहली बात करते हैं, पहले हम फोर्स की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर हम बाद में आते हैं। तो ध्यान दें, कंसीडर अ पिस्टन फिटेड ओवर अ वेसल विद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इफ पिस्टन ऑफ एरिया A is pressed by force F1, then pressure just below the piston is। अगर हम इस एरिया को F4 से प्रेस कर रहे हैं तो इसका जो बिलो पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर हमें प्रेशर मिलेगा, और प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग P इज इक्वल टू F1 बाय A1, और यही प्रेशर पूरे फ्लूइड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी सेकंड पिस्टन के नीचे वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे भी प्रेशर आपको सेम ही मिलेगा, जिसका वैल्यू रहेगा P का वैल्यू F1 बाय A1। सेम प्रेशर पूरे फ्लूइड में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट पिस्टन की। सेकंड पिस्टन पर अगर हम देखें तो सेकंड पिस्टन के जस्ट नीचे जो प्रेशर होगा उसका वैल्यू P, ठीक। प्रेशर हमें पता है, पिस्टन का सरफेस एरिया पता है, तो क्या F2 कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, ध्यान दें। बाय पास्कल्स लॉ, प्रेशर बिलो द पिस्टन विद एरिया A2 इज इंक्रीज्ड बाय सेम वॉल्यूम, सेम वैल्यू, यानी यही सेम वैल्यू वहां पे प्रेशर का रहेगा। तो F2 कैलकुलेट किया जा सकता है, F2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A2 एंड वैल्यू ऑफ P इज F1 बाय A1 मल्टीप्लाई बाय A2, ठीक है। क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट रहा F2 बाय F1 is equal to A2 by A1। यानी पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बाय कंसीडरिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। यानी अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया लार्ज होगा तो फोर्स का वैल्यू भी लार्ज होगा, एरिया अगर कम होगा, स्मॉल होगा, तो फोर्स का वैल्यू भी कम होगा। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट का जो यूज है, पास्कल लॉ का जो यूज है, वो किया जा सकता है। आपके कार में जैक लगता है,
जब टायर पंचर हो जाता है, टायर हमें चेंज करना होता है तो जैक लगाते हैं, ठीक है। तो जो कार का वेट है वो तो बहुत ज़्यादा है, कार का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा जो मास है वो कम है। इसका मतलब हम फोर्स जो लगा पाएंगे वो भी कम होगा। इसके लिए हमें क्या दिया जाता है, जैक दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जैक के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जैक के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F1, एरिया वहाँ पर कम, ठीक। तो एरिया अगर कम रखेंगे तो फोर्स भी कम ही रिक्वायर्ड होगा, प्रेशर का वैल्यू आपको सेम मिल जाएगा। और कार को उठाने के लिए या किसी व्हीकल को उठाने के लिए अगर यहाँ पर हम कोई मास रख दें, कोई बिगर मास रख दें कैपिटल M, तो इसका जो वेट आएगा वो रहेगा वैल्यू mg, ठीक है। तो mg को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो सेकेंड साइड होता है यानी जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड जो इस आपको कॉलम मिलता है, तो वहाँ जो पिस्टन लगा होता है उसका एरिया ग्रेटर होता है। इसका मतलब ये जो सेम प्रेशर था जो आपको स्मॉल एरिया से मिला था, वही सेम प्रेशर यहाँ पे भी ट्रांसमिट होता है, ठीक। अगर एरिया लार्ज है तो फोर्स का वैल्यू भी आपको क्या मिलता है, लार्ज मिलता है। तो हम स्मॉल फोर्स से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ठीक बात। तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है कहां पर, तो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है पास्कल लॉ का हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, कार जैक एटसेट्रा। जहां पर भी आपको मिनिमम फोर्स है यानी कम फोर्स से ज्यादा वैल्यू का फोर्स रिक्वायर्ड है, वहां हम पास्कल लॉ का यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि F इज प्रोपोर्शनल टू A बिकॉज P इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल है, न्यूमेरिकल इसी से कैलकुलेट होगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर बनता है कि इफ A1 मूव्स D1 डिस्टेंस डाउनवर्ड, तो जो सेकेंड पिस्टन है A2 वो डिस्टेंस मूव कर सकता है D2 अपवर्ड, ठीक है। हम इसको सेकेंड डायग्राम में भी बना सकते हैं या इसी डायग्राम में हम इसको बनाएं कि मान लीजिए फोर्स अप्लाई करने पर जो फर्स्ट पिस्टन है वो कितना डिस्टेंस नीचे आ गया, D1 डिस्टेंस नीचे आ गया, और जो सेकेंड पिस्टन है वो आपका D2 डिस्टेंस ऊपर चल गया, ठीक है। हमने फोर्स लगाया F1 और F1 फोर्स लगाने से जो पिस्टन A1 है वो D1 डिस्टेंस डाउनवर्ड चला गया और जो पिस्टन A2 है वो D2 डिस्टेंस अपवर्ड चला गया। अब पॉइंट यहां पर क्या बनता है, पॉइंट ये बनता है कि पास्कल लॉ में वॉल्यूम सेम आना चाहिए, यानी इफ A1 मूव्स डिस्टेंस D1 डाउनवर्ड एंड A2 मूव्स डिस्टेंस D2 अपवर्ड सच दैट सेम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन, यानी यहां पर वॉल्यूम कंजर्वेशन भी लगता है, सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो फर्स्ट साइड में वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया A1 एंड डिस्टेंस कितना चला D1, A1 इंटू D1। अब ध्यान रखें कि वॉल्यूम किस तरीके से आया, हमें यह देखना है कि यहां से यहां तक का ये जो आपको दिख रहा है येलो एंड पर्पल, येलो एंड पर्पल के बीच का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम यहां पर भी आना चाहिए। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय D हाइट, ठीक है। तो A इंटू D यहां पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट साइड के लिए मिला A1 D1, सेकेंड साइड के लिए कितना रहेगा A2 D2। तो वॉल्यूम यहां पे कंजर्व होना चाहिए। सो वॉल्यूम A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। रिलेशन क्या बन सकता है, D1 बाय D2 इज इक्वल टू A2 बाय A1, यानी लार्जर जो साइड रहेगा, लार्जर पिस्टन एरिया वाला जो केस साइड रहेगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट कम होगा और जहां पर स्मॉल एरिया है वहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट D is inversely proportional to 1 by A where A is piston area। तो अगर एरिया लार्ज है तो डिस्प्लेसमेंट कम, और एरिया अगर मिनिमम है, कम है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें ज्यादा मिलेगा। तो सेकंड इक्वेशन बनता है D1 by D2 इज इक्वल टू A2 by A1। थर्ड केस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। हमें पता है कि अगर हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वर्क का वैल्यू हमें फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट से मिलता है। सो F1 D1 लिख सकते हैं। W1 का वैल्यू कितना मिला, F1 मल्टीप्लाई बाय D1। अब अगर हम F1 का वैल्यू पुट करें तो क्या फर्स्ट इक्वेशन से F1 का वैल्यू लिखा जा सकता है, फर्स्ट इक्वेशन से F1 का वैल्यू कितना रहेगा, F1 का वैल्यू रहेगा F2 बाय A2। यहां पर आप देख सकते हैं कि F1 इधर पुट करेंगे तो F2 बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A1, F2 बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A1, F2 बाय A2 मल्टीप्लाई बाय
A1, ठीक। और D1 क्या लिख सकते हैं? D1 हम सेकेंड इक्वेशन से लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से D1 का वैल्यू रहेगा D2A2 बाई A1, D2A2 बाय A1। अब ध्यान से देखें, A1 कैंसिल आउट हुआ, A2 कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट आपके पास रहा F2D2, और F2D2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? W2, यानी सेकेंड पिस्टन पे जो वर्क डन है W2 उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट पिस्टन पे आपने जितना वर्क किया F1 इंटू D1, सेम वर्क डन आपको सेकेंड पिस्टन पर भी मिला F2 मल्टीप्लाई बाय D2। सो W1 इज इक्वल टू W2 एंड रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट रहेगा कि सेम वर्क इज डन एट बोथ द पिस्टन, सेम वर्क इज डन एट बोथ द पिस्टन। यानी पास्कल लॉ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है, वर्क डन सेम होता है एंड प्रेशर वैल्यू सेम होता है, और इन्हीं के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल मिलता है। कॉन्सेप्ट यही है कि सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, सेम वर्क डन होगा, प्रेशर सेम ट्रांसमिट होगा। तो in Pascal law, pressure at both the piston is same volume of the fluid is displaced and work done at both the pistons is same, work same, volume same and pressure यहाँ पर same रहेगा, और यही आपके न्यूमेरिकल्स को यूज सॉल्व करने का लॉजिक बनेगा, ठीक। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल हमने देखा कि पहला तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक, कार जैक, और डेली लाइफ का क्या एग्जांपल है कि जब हम मॉर्निंग में टूथपेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? जो ट्यूब होती है, पेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको स्क्वीज करते हैं। जैसे आप इसको स्क्वीज करते हैं तो ये जो टूथपेस्ट होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक ट्यूब बनी होती है, ठीक, और ये इसका माउथ बन जाता है। तो यहाँ जो एरिया होता है माउथ पे वो कम होता है, और जो ट्यूब होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आपका ज़्यादा होता है, जिसको आपने A1 नाम दिया। हम क्या करते हैं? ट्यूब को पीछे से स्क्वीज करते हैं, यानी यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, F1, अंदर भरा हुआ है मटेरियल, तो सेम प्रेशर ट्रांसमिट होता है, और जो इसका माउथ है यहाँ पर फोर्स लगेगा F2, प्रेशर का वैल्यू दोनों जगह पर सेम, यानी P इज इक्वल टू F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ट्यूब में से टूथपेस्ट बाहर आ जाता है। यानी स्क्वीजिंग वन एंड ऑफ द ट्यूब टू गेट टूथपेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ पास्कल लॉ। क्लियर? अब न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा देखिए। हमें एक वेसल दिया गया, लेफ्ट हैंड पे जो पिस्टन लगा है उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, सेकंड राइट हैंड पे जो पिस्टन लगा है उसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर, एंड राइट हैंड पर पिस्टन के ऊपर 100 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और हमें क्या करना है? इस 100 किलोग्राम के ब्लॉक को लिफ्ट करना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट रहेगा कि दोनों ही पॉइंट पर प्रेशर वैल्यू सेम आना चाहिए, दोनों ही पिस्टन पर प्रेशर वैल्यू सेम आना चाहिए। तो फर्स्ट पिस्टन पर प्रेशर आप कैसे लिखेंगे? फोर्स डिवाइड बाय एरिया A1, एंड सेकंड पिस्टन पे लिखा जाएगा, हमें दिया गया कि एक ब्लॉक रखा है जो 1000 किलोग्राम का है, तो 1000 किलोग्राम का ब्लॉक पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? ऑब्वियस बात है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू हम mg से लिख सकते हैं। सो mg डिवाइड बाय K2। बात समझ में आया? फोर्स अपॉन एरिया का डिवीजन या फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो है वो आपके प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों पिस्टन के डाउनवर्ड वाले पॉइंट या दोनों पिस्टन पर आपने प्रेशर को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। सो फोर्स का वैल्यू रहा F/1 इज इक्वल टू मास आपको गिवन है 1000 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू 10 डिवाइड बाय एरिया इज 20, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट, 1000/2, तो फोर्स यहां पर आपको मिलेगा 500 न्यूटन का। तो फोर्स वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल यहां पे बनता है। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क डन सेम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इफ डायमीटर ऑफ बोथ द पिस्टन इन गिवन फिगर आर D1 एंड D2 देन फाइंड रिलेशन बिटवीन इनपुट फोर्स एंड आउटपुट फोर्स। यहां पर आपको दिया गया कि जो पिस्टन्स लगे हैं
तो फर्स्ट पिस्टन का डायमीटर है D1, सेकंड पिस्टन का डायमीटर है D2। अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया F1, तो जो सेकंड पिस्टन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा F2। तो हमें रिलेट करना है F1 एंड F2 को। क्लियर? अगेन कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। सो F1 बाई F2 इज इक्वल टू पाई, डायमीटर दिया है तो डायमीटर अगर D1 है तो रेडियस कितना बनेगा D1 बाई 2। सो पाई D1 बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई पाई D2 बाई 2 स्क्वायर, सॉरी F1 बाई F2। सो F1 बाई F2 is equal to pi cancel out, 2 cancel out and result is D1 by D2 whole square। तो डायमीटर एंड फोर्स दोनों आपने रिलेट कर लिए। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट बेस पर ही पास्कल लॉ के न्यूमेरिकल कैलकुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हमने पहले भी देखा था कि जो फ्लूइड होता है वो किसी सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर अपथ्रस्ट लगाता है। जब आप फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कि जो फ्लूइड होता है वो बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको आप अपथ्रस्ट बोलते हैं, और वहाँ पे बोला गया था कि अपथ्रस्ट को हम बिल्कुल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर पढ़ेंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट आप देखें। The point is, whenever a body is partially or fully dipped into a static fluid, the fluid exert a force on that body। यानी जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर या तो पार्शली सबमर्ज्ड हो, पार्शली सबमर्ज्ड का मतलब कुछ पार्ट बाहर कुछ पार्ट अंदर, या फुल्ली सबमर्ज्ड हो, ठीक है, डूबी हुई नहीं है, पेंदे पर नहीं है, ठीक है, या तो फुल्ली सबमर्ज्ड है या फिर पार्शली सबमर्ज्ड हो या डिप्ड हो, देन फ्लूइड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट बॉडी। तो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स बाय फ्लूइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी जो बॉडी का सरफेस होता है, जो फ्लूइड फोर्स लगाएगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा, ठीक है। एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस बाय फ्लूइड जितना बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे, तो सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसको आप बोलते हैं बॉयंट फोर्स, या रिप्रेजेंट करते हैं अपथ्रस्ट से, और सिंबल रहता है FB। या तो आप उसको अपथ्रस्ट से रिप्रेजेंट करें, बॉयंट फोर्स से रिप्रेजेंट करें, सिंबल बनेगा FB। यानी फ्लूइड जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट आप क्या बोलेंगे? बॉयंट फोर्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली सबमर्ज्ड या डिप्ड इनटू अ फ्लूइड एट रेस्ट, यानी फ्लूइड स्टैटिक्स में हम बात करें, फ्लूइड कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, देन द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स, इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आर्किमिडीज ने बोला, ध्यान से समझें, डेरिवेशन हम देख लेंगे कि किस तरीके से आया, पॉइंट क्या है वो आप समझें। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली डिप्ड इनटू अ लिक्विड, देन फ्लूइड एक्सर्ट या लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स लगाएगा, किसके इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा बॉडी के जाने से, उसी वेट के इक्वल वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी बॉयंट फोर्स का जो वैल्यू होता है वो V rho g के इक्वल होता है, जिसको आप mg के इक्वल भी बोल सकते हैं, जहां पर V किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप्ड इन द फ्लूइड। अगर फुली सबमर्ज्ड है तो पूरा की पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, पार्शली सबमर्ज्ड है तो जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ तक तो फ्लूइड है और बॉडी कुछ इस तरीके से है, तो ये जो पार्ट होगा ये पार्शली सबमर्ज्ड हुआ, तो केवल इतना वॉल्यूम हमें कंसीडर करना है, ठीक। और पूरी की पूरी बॉडी अगर पानी के अंदर डूबी हुई है, लिक्विड के अंदर डूबी हुई है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो हमें बॉडी का पूरा वॉल्यूम कंसीडर करना है। यानी V उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा जो लिक्विड के अंदर है। रो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड m इज मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका कितना मास है। यानी बॉयंट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग V rho g। प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे थे rho g से, यहाँ पर वैल्यू आता है rho g v, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिप्ड इनटू द लिक्विड। और जो डेंसिटी हमें कंसीडर करना होता है, डेंसिटी हमेशा हम फ्लूइड यानी लिक्विड की कंसीडर करते हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उस पर बात करें, ध्यान दें। हमें बोला गया कंसीडर अ बॉडी फुल्ली डिप्ड इनटू अ लिक्विड,
हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है कुछ इस तरीके से, और ये बोला गया कि इस फ्लूइड के अंदर एक बॉडी है जो कंप्लीटली डिप्ड है। तो पहले हम यहाँ पर एक बॉडी बना देते हैं, ये जो बॉडी है वो फ्लूइड के अंदर डिप्ड है, ठीक है। तो बॉडी आपकी सॉलिड है, तो जिस जगह पर बॉडी होगी वहां पर फ्लूइड नहीं होगा, ठीक। और जो फ्लूइड डेंसिटी है, लिक्विड डेंसिटी है, वो आपने कंसीडर कर लिया रो एल, ये लिक्विड डेंसिटी आ गई। जो बॉडी आपने यहाँ पे लिया है उसकी डेंसिटी हम कंसीडर कर लें कि जो बॉडी आपने ली है उसकी डेंसिटी है रो बी, और इसका वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया वी। बॉडी का वॉल्यूम कितना? वी। बॉडी जो आपने लिया है, जो पार्ट आपने लिया उसका डेंसिटी कितना? रो बी, ठीक बात। इसका लेंथ, तो जो बॉडी आपने लिया है इसका लेंथ है एल, ठीक। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने कंसीडर किया ए इज सरफेस एरिया, लिख लेना आप। ए इज सरफेस एरिया, एल इज लेंथ यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी बॉडी, एंड रो बी इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड रो एल इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसका जो अपर पार्ट है, टॉप पार्ट है, वो H1 डिस्टेंस नीचे है, और जो बॉटम पार्ट है वो H2 डिस्टेंस नीचे, ठीक है। अब हमें क्या कंसीडर करना है? बुओयेंसी फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कंसीडर करना है कि फ्लूइड बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, फ्लूइड बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया हमने कितना कंसीडर किया? सरफेस एरिया हमने ए कंसीडर किया। अब ध्यान दें, ऊपर जितना भी फ्लूइड है वो इस पे एक फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को नाम दिया गया F1, ठीक। नीचे भी जो फ्लूइड है वो इस सरफेस पे फोर्स लगाएगा जिसको नाम दिया गया F2, ठीक। अब इसके साइड में भी तो फ्लूइड है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर से F और इधर से भी F, और दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी सेम लेवल पे फोर्स भी सेम लगेगा। तो हमें जो फोर्स कंसीडर करना है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। साइड वाले फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वैल्यू इक्वल रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट? ठीक बात। अब एक बात बताएं कि अगर मुझे बुओयेंसी फोर्स कैलकुलेट करना है तो बुओयेंसी फोर्स यानी जो डूबने से बचा रहा है, पहली बात ये, तो वो F2 माइनस F1 से आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि F2 लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, F1 लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो या तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। क्या दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है? दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइट में डिफरेंस है। इसका मतलब जो F2 होगा उसका वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, तभी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी क्योंकि हाइट में डिफरेंस है। हाइट में डिफरेंस है तो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, और प्रेशर में अगर डिफरेंस आएगा तो फोर्स में भी डिफरेंस आएगा, यानी F2 का वैल्यू F1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तभी बॉडी आपकी फ्लोट कर सकती है। ध्यान दें। अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ F1। F1 कैलकुलेट किया जा सकता है P1 मल्टीप्लाई बाय A से, यानी इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा है मल्टीप्लाई बाय एरिया, वो आपके फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। प्रेशर अगर आप रिप्रेजेंट करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 प्लस लिक्विड डेंसिटी आपने कंसीडर किया है रो एल मल्टीप्लाई बाय G, और हाइट रहेगा H1। क्या इस इक्वेशन में कोई डाउट? प्रेशर का वैल्यू लिखा है, एरिया भी लिखना बाकी है, ध्यान देना। प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना रहेगा? P0, ठीक। हाइट के कारण कितना मिलेगा? रो एल जी H1। तो ये रहा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। F2 अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू ऑफ F2 इज P2 मल्टीप्लाई बाय A, विच इज इक्वल टू P0 प्लस रो एल जी H2 मल्टीप्लाई बाय A, इक्वेशन 2। और जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए बिकॉज F2 हमें ग्रेटर दिख रहा है। सब टर्म्स कॉमन, H2 इज ग्रेटर देन H1, दैट मीन्स F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी जो बुओयेंसी फोर्स हमें मिलेगा वो F2 माइनस F1 से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक। टर्म्स यहाँ पे पुट करिए आपने। सो P0 A प्लस रो एल जी H2A माइनस P0 A प्लस रो एल जी H1A। सो P0 A कैंसिल आउट, कॉमन आ गया रो एल जी ए
H2 माइनस H1। और H2 माइनस H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H2 माइनस H1 इस ऑब्जेक्ट की लेंथ या हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है कि FB का वैल्यू इज इक्वल टू रो एल जी ए मल्टीप्लाई बाय एल, और A इंटू एल ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, यानी बुओयेंसी फोर्स इज इक्वल टू रो एल जी वी। यह वैल्यू आपके पास आ गई। यानी बुओयेंसी फोर्स जो हम कंसीडर करते हैं उसमें वॉल्यूम किसका आएगा? वॉल्यूम आएगा कि जो ऑब्जेक्ट डिप्ड है उसका वॉल्यूम, जितना पार्ट उसका डिप्ड है वो वॉल्यूम, पार्शली है तो पार्शियल, और फुली समझ है तो कंप्लीट वॉल्यूम यहाँ पर आना चाहिए। रो एल लिक्विड डेंसिटी आएगी, और जी आपकी ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? तो बुओयेंसी फोर्स का वैल्यू हमें मिल गया रो एल मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बुओयेंसी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बिकॉज बुओयेंसी फोर्स आपने लिखा क्या है? बुओयेंसी फोर्स आपने लिखा है रो एल वी जी, और यहाँ पे वी किसका है? यहाँ पे वी है बॉडी का, जो कंप्लीटली समझड है। रो किसका है? जिस लिक्विड यानी जिस फ्लूइड के अंदर वो है। यानी जो बुओयेंसी फोर्स है वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। एफ बी इज प्रोपोर्शनल टू रो बी पावर जीरो, कोई डिपेंडेंसी नहीं। पावर जीरो रिप्रेजेंट करता है कि किसी का भी पावर जीरो यानी 1, डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, बुओयेंट फोर्स इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। ऑब्वियस बात है, क्योंकि सराउंडिंग फ्लूइड ने जो प्रेशर लगाया है उसी के कारण आपको बुओयेंट फोर्स मिला है। फोर्स का वैल्यू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो फोर्स तभी आएगा जब वहां पे प्रेशर लगा होगा। ठीक है, तो फ्लूइड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और उसी के कारण आपको बुओयेंसी फोर्स मिलेगा। थर्ड पॉइंट, बुओयेंसी फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर जाएगा उतना ही वहां से फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी जो FB है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड and FB is proportional to volume of displaced fluid या volume of the body submerged, जितना पार्ट submerged है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ध्यान देना कि बॉडी इन फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इन फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में, रेस्ट कंडीशन में किसी भी फ्लूइड के अंदर, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, ये कंसीडर किया जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें। फ्लोटेशन, अब हमारे पास एक टर्म बनता है फ्लोटेशन, बिकॉज हम देखते हैं कि जो बड़ा जहाज होता है पानी का वो पानी के अंदर तैर जाता है, लेकिन अगर हम सुई को डालें, कील को डालें तो वो डूब जाती है। तो कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम एक प्लास्टिक की बॉल रखते हैं तो प्लास्टिक की बॉल तैरती रहती है, और अगर पत्थर डाल दिया जाए या रबर बॉल डाल दी जाए तो वो डूब जाती है। तो क्या रीजन है किसी भी बॉडी के सिंक होने का या फ्लोट करने का? तो वो हमें समझ में आएगा फ्लोटेशन से। ठीक, पॉइंट देखें कि व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड देन अपवर्ड थ्रस्ट इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द बॉडी। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड, अगर लिक्विड के अंदर वो तैर रही है, देन अपवर्ड अपथ्रस्ट यानी बुओयेंसी फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द बॉडी। पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट क्या है? अपथ्रस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? अपथ्रस्ट आता है आपका फ्लूइड डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, यानी V रो एल मल्टीप्लाई बाय जी से हम अपथ्रस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का मतलब होता है कि जो वेट हमें लिक्विड के अंदर बॉडी का फील हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? एपरेंट वेट बोलेंगे। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि वेट में कितनी कमी आई, लॉस इन वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट, यानी फ्लूइड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट का कितना वेट मिल रहा है। तो एपरेंट वेट का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट के इक्वल होता है। हमने ऐसा फील किया होगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है, ठीक, हमने उसको हवा में पकड़ा हुआ है, तो हमें फील होगा कि 10 किलोग्राम है, और जो फोर्स वहाँ पे लगेगा उसका वैल्यू 10G के इक्वल होगा, यानी 100 न्यूटन के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर चले जाएं, नदी के अंदर चले जाएं, मतलब पानी के अंदर चले जाएं, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें हल्का लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड वाटर है
यानी जो लिक्विड है वो क्या करेगा, बॉडी के ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, तो mg डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर, तो जो नेट फोर्स आपको मिल रहा है वही आपका एपरेंट वेट है। यानी वेट ऑफ द बॉडी इन फ्लूइड या लॉस इन वेट, उसको आप क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल वेट माइनस बुओयेंसी फोर्स। तो एक्चुअल वेट तो आप वी रो जी से लिखोगे, जहां पे वॉल्यूम भी पूरा कंप्लीट आएगा बॉडी का, जो डेंसिटी होगी वो भी बॉडी की आएगी, और जी आपका कांस्टेंट है, यानी वी रो जी बॉडी माइनस वी लिक्विड रो लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी। तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट माइनस बुओयेंसी फोर्स से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, नोट करें। नाउ फर्स्ट केस, बॉडी फ्लोट्स फुली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, यानी हमें एक लिक्विड गिवन है जिसका डेंसिटी है रो एल, और यहाँ पर एक बॉडी दी गई है जिसका बॉडी डेंसिटी है रो बी, वॉल्यूम हमने कंसीडर किया वी, और ये फुली सबमर्ज्ड और फ्लोट कर रही है, यानी जो लेवल है वो बिल्कुल फ्लूइड लेवल पर है और ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ठीक है, इस पर लगने वाले फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो लगेगा वेट W, जो इसका एक्चुअल वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लिक्विड के कारण फोर्स जो लगेगा दैट इज बुओयेंसी फोर्स, तो बुओयेंसी फोर्स रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं बुओयेंसी फोर्स, यानी अपथ्रस्ट बुओयेंसी फोर्स। सो बुओयेंसी फोर्स आप रिप्रेजेंट करते हैं FB से, एंड वैल्यू बनता है कि जितना वॉल्यूम बॉडी का अंदर है यानी V मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो L इनटू G, ये बुओयेंसी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये बनता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं हुआ है, क्या हुआ है, फ्लोट अगर कर रही है, तो एपरेंट वेट का वैल्यू हमेशा मिलता है 0। एपरेंट वेट का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि बुओयेंसी फोर्स का वैल्यू एक्चुअल वेट ऑफ द लिक्विड, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है, यानी W एक्चुअल इज इक्वल टू FB, बिकॉज एपरेंट वेट अगर आपको 0 बोला गया है, सो एपरेंट वेट 0 होने का मतलब है एक्चुअल वेट माइनस FB का वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स। ये बात समझ में आई। अब एक्चुअल वेट कितना मिलेगा, एक्चुअल वेट रहेगा खुद का वॉल्यूम, खुद का डेंसिटी, यानी mg से हम देख सकते हैं, तो mg आप लिखते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी यानी एक्चुअल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स v रो L g। तो हमें पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि अगर फ्लूइड एंड बॉडी दोनों का डेंसिटी इक्वल है तो बॉडी विल फ्लोट फुली सबमर्ज्ड, यानी अगर दोनों मटेरियल का जो वैल्यू आ रहा है फ्लूइड का और जो बॉडी आपने कंसीडर किया, दोनों का जो डेंसिटी है, डेंसिटी का वैल्यू अगर इक्वल है, तो इक्वल डेंसिटी के लिए अपरेंट वेट हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और जो बॉडी फ्लोट करेगी वो फुली सबमर्ज करेगी। फुली सबमर्ज करने का मतलब जो लेवल ऑफ द बॉडी होगा, जो लेवल ऑफ द बॉडी रहेगा वो लिक्विड लेवल के इक्वली आना चाहिए, इस तरीके से बॉडी फ्लोट करेगा। ठीक है, तो कंडीशंस ध्यान रखना, बुओयेंसी फोर्स का वैल्यू V रो L G से हम देख सकते हैं, एंड रो B इज इक्वल टू रो L, ये सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस, बॉडी फ्लोट्स पार्शली डिप्ड इनटू अ लिक्विड, जैसे कि प्लास्टिक बॉल फ्लोट करता है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि लिक्विड डेंसिटी तो है रो L, बॉडी डेंसिटी है रो B, और जो बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम है, बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम वो है V। ठीक, फर्स्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बुओयेंट फोर्स। सो बुओयेंसी फोर्स FB इज इक्वल टू, अब आना चाहिए कि कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, और उसको आप रिप्रेजेंट करोगे V डैश से या VL से, VL से भी आपने रिप्रेजेंट किया, तो VL रो L G। अब ये रहेगा बुओयेंसी फोर्स का वैल्यू। क्या बॉडी अभी भी फ्लोट कर रही है? बिल्कुल, तो बॉडी अगर अभी भी फ्लोट कर रही है तो एपरेंट वेट हमें कितना मिलना चाहिए, एंड एपरेंट वेट का वैल्यू रहेगा 0। जब भी बॉडी फ्लोट करेगी एपरेंट वेट 0 आना चाहिए। ठीक है, अब एक बात का ध्यान दें कि अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस की बात करता हूँ तो वेट तो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, जिसको आप लिखेंगे V रो B
मल्टीप्लाई बाय जी, और बॉयंसी फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो वैल्यू आपने लिखा है वी एल रो एल जी। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों को कंपेयर करने पर एक बात समझ में आ रहा है कि जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, वॉल्यूम तो ज्यादा, बिकॉज कंप्लीट वॉल्यूम इज वी एंड जो डिप्ड वॉल्यूम है दैट इज वी एल, तो जो वॉल्यूम है वो तो ज्यादा है, ठीक है जी, दोनों में कॉमन है, क्लियर। एपरेंट वेट अभी भी जीरो है, तो एपरेंट वेट जीरो होने का मतलब है कि जो रो बी का वैल्यू होगा वो रो एल से कम आना चाहिए, बिकॉज एफ बी का वैल्यू ग्रेटर देन वेट है। तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि जो एफ बी होगा इस केस में, या सिंपल हम रो को कंपेयर करें, जो वैल्यू ऑफ रो एल है दैट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ रो बी, यानी लिक्विड डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, लिक्विड डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी। फर्स्ट केस में जिस तरीके से आपके पास रिजल्ट आया था कि अगर बॉडी फुली सबमर्ज्ड फ्लोट करता है तो रो बी इज इक्वल टू रो एल, ठीक है, यानी डब्ल्यू एंड एफ बी बोथ आर इक्वल। सेकेंड केस में आपने देखा कि अगर पार्शली डिप्ड है तो उस केस में एपरेंट वेट तो जीरो मिलेगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। बॉयंसी फोर्स आपको देखना है वीएल से, यानी जितना वॉल्यूम समझड है वीएल, वीएल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, या इसको आपने एक टर्म और रिप्रेजेंट किया है, और वीएल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो गया है, वो भी वीएल को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर फ्लोटिंग है तो एपरेंट वेट हमें जीरो कंसीडर करना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। थर्ड केस, बॉडी विल सिंक इन द लिक्विड, जैसे ही आपने बॉडी को यहां पे रखा वो डूब गई। जैसे अगर हम पत्थर लें, स्टोन को आपने ऊपर रखा सरफेस पर, लेकिन वो किधर गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो गया, बिकॉज फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, यानी वो डूब गया। अभी भी अगर मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो W रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बुओयंसी फोर्स कुछ तो लग रहा होगा लेकिन वो रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब एपरेंट वेट हमें जीरो नहीं मिलेगा। एपरेंट वेट हमें जीरो क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज बॉडी क्या कर गई, सिंक कर गई। अब इस केस में अगर मुझे बुओयंसी फोर्स कैलकुलेट करना है, सो बुओयंसी फोर्स का वैल्यू रहेगा एफ बी इज इक्वल टू कंप्लीट बॉडी लिक्विड के अंदर, तो V डेंसिटी लिक्विड का रो एल मल्टीप्लाई बाय जी, तो बुओयंसी फोर्स आपको मिला। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है कि डेंसिटी किसका ज्यादा है, रो बी या रो एल। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही मैं पार्टिकल को यहां से छोड़ूंगा वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन हो गया होगा। कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, W ग्रेटर होगा FB से, तभी पार्टिकल किधर गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है। क्या लिखा जा सकता है, पहली बात तो कि एपरेंट वेट का वैल्यू हमें जीरो नहीं मिलेगा, ठीक। और पॉइंट हमें क्या समझ में आ रहा है कि W माइनस FB ये एपरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एपरेंट वेट इज इक्वल टू W माइनस FB, और इसको हम मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, यानी एक्चुअल वेट ग्रेटर होगा या बुओयंसी फोर्स ग्रेटर होगा। मोशन किस डायरेक्शन में हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस एक्चुअल वेट इज ग्रेटर। और एक्चुअल वेट का वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, वी रो बी जी, एंड बुओयंसी फोर्स का वैल्यू रहेगा वी रो एल जी। दैट मींस रो बी का वैल्यू रो एल से ग्रेटर होना चाहिए, रो बी इज ग्रेटर देन रो एल। तो तीन कंडीशंस आपके पास है, देखो यहां पर रो बी इज ग्रेटर देन रो एल। सेकेंड कंडीशन में आपने क्या लिखा था, रो एल इज ग्रेटर देन रो बी, एंड फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिखा है, रो एल इज इक्वल टू रो बी। तो अगर आपको दोनों का वैल्यू पता है तो भी आप केस डिसाइड कर सकते हैं कि बॉडी किस तरीके से फ्लोट करेगा, फुली समझ, पार्शली समझ या सिंक कर जाएगा, ठीक है, ध्यान दें आप। तो यहां पे वैल्यू मिला कि रो बॉडी इज ग्रेटर देन रो एल। अब मैं एक्सीलरेशन अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या एक्सीलरेशन सॉल्व किया जा सकता है, ध्यान दें। एक्चुअल वेट कितना लिखोगे, एक्चुअल वेट हम लिखेंगे वी रो बी जी, बुओयंसी फोर्स रो
V रो L G। मास कितना, मास तो V रो B से ही रिप्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय A। तो V कैंसिल आउट। एसिलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपने यहाँ पे G कॉमन लिया, यानी रो B माइनस रो L मल्टीप्लाई बाय G डिवाइड बाय रो B। तो एसिलरेशन का वैल्यू आपको मिला A इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, रो B बाय रो B 1, यानी 1 माइनस रो L बाय रो B मल्टीप्लाई बाय G। और एसिलरेशन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, एसिलरेशन रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो अगर बॉडी सिंक कर गई, सिंक करने का मतलब एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन बुओयेंसी फोर्स, दैट मींस डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एसिलेशन रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और एसिलेशन कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग 1 माइनस रो एल बाय रो बी मल्टीप्लाई बाय जी। तो तीनों केस हमें समझ में आए, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक केस दिया गया कि एक बॉडी है, यहाँ पे दो लिक्विड फील्ड है रो 1 एंड रो 2, ठीक। ये कंप्लीट बॉडी है जिसका वॉल्यूम बन जाएगा टोटल V1 प्लस V2। बॉडी की डेंसिटी आपको गिवन है रो बी। तो अगर बॉडी आपकी फुल्ली डिप्ड है तो एक्चुअल वेट कितना और बुओयेंसी फोर्स कितना, क्या ये कैलकुलेट किया जा सकता है? एक्चुअल वेट जो आप कैलकुलेट करते हैं वो बॉडी के कंप्लीट वॉल्यूम और बॉडी की डेंसिटी से सोल्व किया जाता है। तो वैल्यू यहां पर रहेगा एक्चुअल वेट के लिए, एक्चुअल वेट मिलेगा आपको V1 प्लस V2 कंप्लीट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रो बी मल्टीप्लाई बाय जी। क्लियर? कोई डाउट? लेकिन अगर मैं बुओयेंसी फोर्स कैलकुलेट करता हूं, एफ बी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहां पे दो लिक्विड है और जो वॉल्यूम है बॉडी का वो भी डिफरेंट आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट लिक्विड के कारण जो बुओयेंसी फोर्स मिलेगा दैट इज V1 रो 1 G, एंड सेकेंड लिक्विड के कारण जो बुओयेंसी फोर्स रहेगा दैट इज V2 रो 2 G। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्चुअल वेट एंड बुओयेंसी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी भी अगर न्यूमेरिकल में ऐसा दिया है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन एफ नेट इज 0 होना चाहिए, जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका वैल्यू 0 आना चाहिए। बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो एपरेंट वेट का वैल्यू 0 आना चाहिए, ठीक है। सिंक कर गया तो एपरेंट वेट का वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगा, सिंक कर गया मतलब एसिलेशन रहेगा, एंड रो बी इज ग्रेटर देन रो एल कंसीडर हमें करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या बनता है? फ्लोटेशन का की कॉन्सेप्ट ये है कि जो एफ नेट है वो 0 होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। एफ नेट वही एपरेंट वेट को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक केस कंसीडर किया कि आपने एक बॉडी कंसीडर करी जिसका वॉल्यूम है Vs, ठीक है, डेंसिटी है रो एस, Vs एंड रो एस आर Vs एंड रो एस आर वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जो बॉडी आपको गिवन है तो सॉलिड लिखा जाए या बॉडी लिखा जाए, and rho L is density of liquid, density of liquid। अब पॉइंट ये बनता है कि अगर आपको दिया गया है कि बॉडी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है तो ऑब्वियस बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा वो W होगा, और फ्लूइड के कारण बॉडी पे जो फोर्स लगेगा दैट इज बुओयेंसी फोर्स, ठीक। और बॉडी अगर फ्लोट करती है तो एफ नेट आपका 0 होना चाहिए, दैट मींस वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ये की कॉन्सेप्ट बनता है न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का, सॉल्व करने का। तो वेट ऑफ द बॉडी आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? W, और अपथ्रस्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल बनता है वो FB बनता है, ठीक है। तो जो वेट होगा वो तो कंप्लीट वॉल्यूम से हमें मिलना चाहिए, यानी वैल्यू यहाँ पे बनेगा VS रो S मल्टीप्लाई बाय G, ठीक। और बुओयेंसी फोर्स जो मिलेगा वो आपको लिक्विड के अंदर जितना वॉल्यूम है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए। तो आपने यहां पे कंसीडर किया लेट VL इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या ये भी लिखा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, उसको आपने रिप्रेजेंट किया VL से। तो वैल्यू यहां पे बनेगा VL, डेंसिटी आपने रिप्रेजेंट किया रो L मल्टीप्लाई बाय G। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट आप देखना, हम क्या कर सकते हैं, G और G को कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स VS रो S इज इक्वल टू VL रो L। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला तरीका, VS रो S इज इक्वल टू VL रो L। अब V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और वॉल्यूम यहां पर बनेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट से। किससे बनेगा?
एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट से। और क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे ऑब्जेक्ट के लिए आपको सेम है क्योंकि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पर V हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम, जिसको लिखा जा सकता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपने पुट किया, एरिया कॉमन रहेगा, हाइट ऑफ द सॉलिड कंप्लीट हाइट कितना HS रो S इज इक्वल टू एरिया, हाइट जो लिक्विड के अंदर है HL, हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट जो लिक्विड के अंदर है डेट इज HL, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है दैट इज HL, और जो इसका कंप्लीट हाइट गिवन है दैट इज HS। बात समझ में आई? सो मल्टीप्लाई बाय रो एल, ए और ए कैंसिल आउट, यानी न्यूमेरिकल HS रो S इज इक्वल टू HL रो L से भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, न्यूमेरिकल कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको हाइट कैलकुलेट करना है तो यहाँ लगा सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो दिस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। दोनों याद नहीं करने तो बिल्कुल बेसिक से चलो कि अगर फ्लोटिंग की हम बात करें तो फ्लोटिंग के केस में एफ नेट 0 होना चाहिए, दैट मीन्स एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा देखें। हमें दिया गया है कि एक ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सेकेंड केस में दिया गया कि अगर इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया तो लिक्विड में डिप करने के बाद टेंशन कितना आ रहा है, 3 न्यूटन आ रहा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट अपथ्रस्ट या बुओयेंसी फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, टेंशन आ रहा है, टेंशन आने का मतलब क्या है? टेंशन आने का मतलब है कि स्ट्रिंग जो है यहाँ पर वो स्ट्रेच्ड है, मतलब पूरी तरीके से तनी हुई है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिंग जो है वो स्लेक है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ जो वेट है वो है इसका एक्चुअल वेट, और जो बुओयेंसी फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फिर भी हमें टेंशन मिल रहा है, दैट मीन्स एक्चुअल वेट का वैल्यू FB से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है ना? तो एपरेंट वेट यहाँ जो मिला है, जिसको आप टेंशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस बुओयेंसी फोर्स, और सॉल्व हमें करना है बुओयेंसी फोर्स। सो बुओयेंसी फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है। एपरेंट वेट हमें देखो, एक्चुअल वेट दिया है 5 न्यूटन, लेकिन पानी में डालने या किसी लिक्विड में डालने के बाद अब हमें वेट कितना फील हो रहा है, 3 न्यूटन, यानी जो एपरेंट वेट है दैट इज 3 न्यूटन। दिस इज एक्चुअल वेट, दिस इज एपरेंट वेट। कैलकुलेट करना है बुओयेंसी फोर्स, सो बुओयेंसी फोर्स का वैल्यू आपको मिलेगा FB इज इक्वल टू 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलें। जब तक लिक्विड नहीं है तो बुओयेंसी फोर्स नहीं लगेगा, और बुओयेंसी फोर्स नहीं लगेगा तो यहाँ पे जितना भी वेट है वही टेंशन है, यानी जो एक्चुअल वेट है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड केस में जब आपने इसको लिक्विड के अंदर फिल किया तो यहाँ पर एक बुओयेंसी फोर्स भी लगना पड़ेगा, और बुओयेंसी फोर्स भी अगर लगेगा तो एक्चुअल वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड में, बुओयेंसी फोर्स अपवर्ड, और जो एपरेंट वेट मिला है यानी यहाँ जो टेंशन मिल रहा है दैट इज 3 न्यूटन। तो इक्वेशन हम यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड वॉल्यूम 3.6 into 10⁻⁴ मीटर क्यूब इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एट फर्स्ट। यानी यहां पर एक ब्लॉक लिया गया जिसका मास कितना है, मास है इसका 1 किलोग्राम एंड वॉल्यूम हमें गिवन है 3.6 into 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, और सबसे पहले आपने इसको स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया, तो यहां जो वैल्यू आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो एक्चुअल वेट का रहेगा। तो जो वेट होगा यहां पर W दैट इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक्चुअल वेट यहां पर कितना आ रहा है, 10 न्यूटन। एक्चुअल वेट अगर 10 न्यूटन है तो जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट इज 10 न्यूटन। क्लियर? तो पहली लाइन पढ़ के हमें इतना केस समझ में आ रहा है। अब आपको क्या बोला गया, देन कंप्लीटली डिप्ड इनटू वाटर। अब इसी सिस्टम को क्या किया गया, वाटर के अंदर डिप कर दिया गया। अब एक बात बताओ, क्या वाटर के अंदर डिप करने पर अभी भी टेंशन आपको T1 मिलेगा या फिर टेंशन चेंज हो जाएगा? अब टेंशन हो जाएगा चेंज, बिकॉज जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डिप करोगे
वाटर में डिप करने के बाद अब यहाँ पे बुओयेंसी फोर्स लगने लगेगा। एक्चुअल वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बुओयेंसी फोर्स बढ़ जाएगा। तो दैट इज W तो आपको मिलेगा 10 न्यूटन ही, लेकिन यहाँ पर एक बुओयेंसी फोर्स लगने लग गया। तो आपसे पूछा गया फाइंड डिक्रीमेंट इन द टेंशन। टेंशन में कितना डिक्रीमेंट आया? पहले आए हैं आपके पास T1, सेकेंड केस में आया T2, तो टेंशन में डिक्रीमेंट कितना हुआ? तो टेंशन में डिक्रीमेंट यानी हम पहले T2 कैलकुलेट कर पाए, उसके बाद आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो T2 का वैल्यू रहेगा यही आपके एपरेंट वेट के इक्वल है, बिकॉज लिक्विड में फिल करने के बाद जो वेट आपको मिल रहा है दैट इज एपरेंट वेट। सो एक्चुअल वेट माइनस FB, ठीक है। सो T2 इज इक्वल टू एक्चुअल वेट कितना है? एक्चुअल वेट इज 10, एक्चुअल वेट इज 10। और FB कितना मिलेगा? FB आपको मिलेगा V रो L मल्टीप्लाई बाय G से। सो T2 इज इक्वल टू 10 माइनस वॉल्यूम इज 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 4, डेंसिटी 10 पावर 3 एंड वैल्यू ऑफ G 10, तो 10 पावर 3 1 4 कैंसिल आउट, और 10 माइनस 3.6 ये रिप्रेजेंट करेगा T2 को 6.4 न्यूटन। तो T2 का वैल्यू आ गया 6.4 न्यूटन। क्या पूछा गया? डिक्रीमेंट इन टेंशन। तो टेंशन में चेंज हुआ T1 माइनस T2, दैट मीन्स 10 माइनस 6.4 इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन। ये हमने इसको कंप्लीट मेथड से कैलकुलेट कर लिया। क्या इस न्यूमेरिकल को जल्दी से भी सोल्व किया जा सकता था? हमें यह पूछा गया कि डिक्रीमेंट इन टेंशन कितना, तो टेंशन में डिक्रीमेंट क्यों आएगा? इस बुओयेंसी फोर्स के कारण ही आएगा। तो हम ये भी कर सकते थे कि जो टेंशन इन डिक्रीमेंट है टेंशन के अंदर, डिक्रीमेंट इन जो टेंशन है वो आपका बुओयेंसी फोर्स के इक्वल मिलना चाहिए, और वही रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है? दैट इज 3.6 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे कि लिक्विड में डालने के बाद जो वेट में कमी आ रही, जो वैल्यू में कमी आ रही है, वही आपका बुओयेंसी फोर्स है। तो बुओयेंसी फोर्स से भी आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन आइस क्यूब फ्लोट्स इन वाटर, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज आउटसाइड द वाटर। यानी आपसे पूछा गया कि अगर इसका कंप्लीट वॉल्यूम V है तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये कितने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये बनेगा आपका V आउट। यहाँ जो वॉल्यूम है ये हमने रिप्रेजेंट किया V इन, ठीक, और बॉडी के कंप्लीट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट हमने किया V। आइस डेंसिटी आपको गिवन है रो आइस, वाटर डेंसिटी आपको गिवन है रो W। क्या ये फ्लोट कर रहा है? बिल्कुल। फ्लोट अगर कर रहा है तो एक्चुअल वेट इज इक्वल टू बुओयेंसी आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आप लगाएं, बिकॉज अगर फ्लोटिंग दिया गया तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल वेट है इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स आना चाहिए। अब एक्चुअल वेट तो आपको कंप्लीट वॉल्यूम से मिलेगा, क्या लिखेंगे? V रो आइस मल्टीप्लाई बाय G, और जो बुओयेंसी फोर्स मिलेगा वो आपको लिक्विड के अंदर जितना वॉल्यूम है यानी VI उसी से मिलेगा। सो VI रो L मल्टीप्लाई बाय G, G और G कैंसिल आउट, दोनों का वैल्यू पुट करें तो रो L के प्लेस पर हम रो वाटर पुट कर सकते हैं, बिकॉज लिक्विड हमें क्या दिया गया है? वाटर दिया गया है। वैल्यू पुट करें, सो V मल्टीप्लाई बाय रो ऑफ आइस 0.9, तो 0.9 is equal to VI density 1. Clear? So VI is equal to 0.9 of V. तो आपको ये मिल गया कि वाटर के अंदर आइस क्यूब का कितना वॉल्यूम डिप्ड है। तो क्या आउटसाइड वॉल्यूम भी बता सकते हैं? सो V out is equal to V minus VI, यानी V minus 0.9V which is equal to 0.1V। परसेंटेज की टर्म में अगर हम बात करें, सो V नॉट बाई V इज इक्वल टू 0.1V बाई V। फ्रैक्शन आपको मिला,
या परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू 0.1 V डिवाइड बाय V मल्टीप्लाई बाय 100%, रिजल्ट 10%, यानी 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज आउटसाइड ऑफ द वाटर। अगर आइस पार्शली सबमर्ज्ड होके फ्लोट कर रहा है तो फिर गिवन केस के लिए 10% वॉल्यूम, 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर रहेगा। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? कॉन्सेप्ट यही यूज करना है जब भी बॉडी फ्लोट कर रही है। नेक्स्ट, फाइंड रो एस इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हमें दिया गया है कि एक बॉडी है जिसका डेंसिटी हमें कंसीडर करना है रो एस। यहाँ पे कुछ पार्ट आपको दिया गया कि 3L/4 हाइट लिक्विड से ऊपर है और L/4 हाइट लिक्विड के अंदर है। लिक्विड कौन सा दिया गया है? वाटर दिया गया है। वाटर डेंसिटी हमें पहले से पता है ρW। क्या बॉडी फ्लोट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या बॉडी हमें इक्विलिब्रियम में दिया है? बिल्कुल दिया। यानी F नेट हमें क्या कंसीडर करना है? 0 कंसीडर करना है। तो कॉन्सेप्ट अभी भी सेम लगेगा कि एक्चुअल वेट इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स। अब एक्चुअल वेट कितना? एक्चुअल वेट के लिए हम यूज करेंगे टोटल वॉल्यूम V, डेंसिटी S मल्टीप्लाई बाय G। ठीक है। बुओयेंसी फोर्स के लिए लिखा जाएगा कि जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, यानी यहां पर आप लिखेंगे VL, ये ρW बिकॉज वाटर हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय G। ठीक है। G कैंसिल आउट हो जाएगा। रो एस कैलकुलेट करना है, ρW पता है। वॉल्यूम किस तरीके से सोल्व किया जाए? देखो, हमें दिया गया एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमने उसको कंसीडर किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहेगा। ठीक। टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना? L, 3L/4 बाहर, L/4 अंदर, तो टोटल लेंथ L। कंप्लीट वॉल्यूम क्या लिखोगे? A मल्टीप्लाई बाई L, रो एस इज इक्वल टू लिक्विड के अंदर कितना? A मल्टीप्लाई बाई L/4, L/4 हाइट लिक्विड के अंदर है, ρW। सॉल्व करें, AL कैंसिल आउट, सो रो एस इज इक्वल टू ρW डिवाइड बाय 4। यानी हमें आंसर मिलेगा, अगर हम ρW का वैल्यू लिखें 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डिवाइड बाय 4, तो सॉलिड डेंसिटी आपको मिल जाएगा 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आए बात समझ? तो ये तो हुआ आपका बिल्कुल लॉन्ग मेथड से सोल्व आपने कर लिया। क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट मेथड भी अप्लाई किया जा सकता है? हमने समझा था कि कभी भी अगर आपको फ्लोटिंग वाला केस मिलता है तो फ्लोटिंग केस में हमें देखना पड़ता है कि HS इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट क्या बताया था? HS रो एस इज इक्वल टू HL रो L। यानी जो बॉडी आपको दी गई है उसकी कंप्लीट हाइट कितनी? तो बॉडी की कंप्लीट हाइट है L, डेंसिटी कितना? रो एस। जो लिक्विड के अंदर है वो हाइट कितना? L/4, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ρW। यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर मिला, रो एस इज इक्वल टू ρW बाय 4, दैट मीन्स 250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। CGS में भी सोल्व किया जा सकता है, वैल्यू रहेगा 1/4 ग्राम पर cc। दोनों मेथड से हमें आंसर सेम ही मिल रहा है। तो चाहे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करो, या जो आपने फ्लोटेशन के लिए 2-3 कंडीशन देखी है वो भी यूज की जा सकती है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट देखिए, हमें दिया गया कि एक बीकर है, बीकर के अंदर मरकरी फिल्ड है। ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ें, क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर फ्लोट्स एज शोन, फाइंड हाइट ऑफ द क्यूब आउटसाइड द HG। और ब्लॉक का डेंसिटी आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर cc। टोटल कितना? टोटल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, तो इधर भी टोटल 5 ही होगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसके बाहर कितना वॉल्यूम है, बाहर कितना हाइट है, यानी x यहां पर हम कंसीडर करें और x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान से पढ़े, फाइंड हाइट ऑफ द क्यूब आउटसाइड द HG, मतलब लिक्विड से बाहर क्यूब का कितना हाइट है ये हमें देखना है। और बॉडी क्या कर रही है? बॉडी फ्लोट कर रही है। तो बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो एक्चुअल वेट इज इक्वल टू बुओयेंसी होना चाहिए।
ठीक है, तो बॉडी का एक्चुअल वेट कितना, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वी बी रो बी जी, और अपथ्रस्ट यानी बॉयंसी फोर्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो लिक्विड के अंदर वॉल्यूम कितना, रो एल मल्टीप्लाई बाय जी से कैलकुलेट होगा। जी और जी आपने हटा दिया, क्यूब दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, तो यहां पर कंप्लीट वॉल्यूम आपको कितना मिलेगा, एल क्यूब से मिलेगा। तो वैल्यू क्या लिखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर में है, पूरी टर्म हम सेंटीमीटर में कंसीडर कर लेंगे। रो बी आपको दिया है 7.2, सो रो बी के प्लेस पर मल्टीप्लाई बाय 7.2 जी आपने हटा दिया। नेक्स्ट, इनसाइड द एच जी कितना वॉल्यूम है, यानी यहां तक का पार्ट आपको देखना है, तो ये बनेगा आपका वी। तो लेंथ और विड्थ जो डेप्थ है इसका वो तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन हाइट अब कितना मिलेगा, हाइट हमें कंसीडर करना होगा 5 माइनस एक्स जो लिक्विड के अंदर है। बात समझे, तो लेंथ रहेगा 5, विड्थ रहेगा 5, लेकिन हाइट बन जाएगा 5 माइनस एक्स एंड रो एल आपको गिवन है, लिक्विड गिवन है एच जी की डेंसिटी 13.6, सो मल्टीप्लाई बाय 13.6। ठीक, इक्वेशन बनी, कोई डाउट, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इजीली वो आप देख लें। ये 5 इंटू 5 ये कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आपके पास रहेगा 7.2 इंटू 5, तो 7.2 इंटू 5 रिप्रेजेंट करता है 36 को, इसको रिप्रेजेंट करेगा 36 को रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल टू 13.6 इंटू 5 माइनस 13.6 एक्स। क्लियर, अब 13.6 इंटू 5 ये रिप्रेजेंट करेगा आपके 68 को, सो 36 माइनस 68 इज इक्वल टू 13.6 विद माइनस साइन x, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सो वैल्यू मिलेगा 32 डिवाइड बाय 13.6, सो वैल्यू ऑफ x इज अप्रॉक्स हमें मिलेगा 2.35 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2.65 लिक्विड के अंदर है और 2.35 लिक्विड के बाहर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगेन फ्लोट कर रहा है तो W बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में हम कुछ पार्ट्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे सेकंड पॉइंट आपने लिया, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ बॉल ऑफ 340 ग्राम इज प्लेस्ड अवर गिवन ब्लॉक, यानी आपने एक बॉल लिया, बॉल का मास आपको दिया गया है 340 ग्राम, यह में मास दिया गया। अगर इसको ब्लॉक के ऊपर रख दिया जाए तो आपसे पूछा गया देन फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एडिशनल ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द फ्लूइड। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने इसको नहीं रखा, तो जब तक आपने इसको नहीं रखा है 2.65 सेंटीमीटर तो अंदर है और 2.35 सेंटीमीटर बाहर है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पुट कर दिया 340 ग्राम का, तो क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ेगा तो फिर बॉयंसी फोर्स में भी कुछ चेंज आना चाहिए, और वेट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर इस लिक्विड हाइट में भी कुछ चेंज आ जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ा सा लिक्विड ऊपर की ओर बढ़ गया, और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ बॉल ऑफ 340 ग्राम इज प्लेस्ड अवर गिवन ब्लॉक देन फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो एडिशनल हुआ है ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द फ्लूइड, यानी कितना ब्लॉक लिक्विड के अंदर और चला गया। तो ये तो 2.65 सेंटीमीटर था, साथ में हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको ए से। ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एडिशनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? अब ये जो एडिशनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस कारण से हुआ? देखो यहाँ पे दो मेथड बन सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग तो अगेन हम क्या करें, यहाँ पे जो कंप्लीट वेट आ रहा है मतलब वी रो जी प्लस 340 जी, उसका वैल्यू एफ बी के इक्वल कर दें, सॉल्व करें, आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जल्दी किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है वो आप ये देखें कि 2.65 जो है वो तो आपको पहले से पता है कि इस येलो ब्लॉक के कारण हुआ है। एडिशनल क्या, एडिशनल हमने रखा 340 ग्राम का ब्लॉक, तो 340 ग्राम का ब्लॉक रखने से एडिशनल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हम केवल उसकी बात कर लें।
देखो दोनों मेथड बनते हैं, या तो हम यूज़ करें, ध्यान से समझना, कि जो ब्लॉक के का वेट था, वेट ऑफ ब्लॉक प्लस वेट ऑफ जो बॉल है, वो आपका FB के इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम चाहते हैं इसको जल्दी सॉल्व करना, तो जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ? इसी ब्लॉक के कारण। तो केवल इसी ब्लॉक के लिए आप कैलकुलेट कर लें, यानी W ऑफ बॉल इज इक्वल टू एडिशनल बुओयेंसी फोर्स। सॉल्व कर लिया जाए, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉल कितना? 340 ग्राम, यानी 340 इंटू 10। अब एडिशनल डिस्प्लेसमेंट कितना? जैसे आपके पास लेंथ भी है L कितना था? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डेप्थ भी मिलेगा, और हाइट में कितना चेंज आया? A चेंज आया। क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई A, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 13.6। बात समझ में आया? जो एडिशनल FB है वो आपको मिलेगा एडिशनल वॉल्यूम रो ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय G से। एडिशनल कितना वॉल्यूम और समर्ज कर गया, डिप कर गया, वो V है, मल्टीप्लाई बाय रो L मल्टीप्लाई बाय G। तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 और रहेगा, 10 और 10 कैंसिल आउट, इक्वेट करें, आंसर हमें मिल जाएगा। सो 340 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय A। सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है 340 इज इक्वल टू 340A, एंड वैल्यू ऑफ A इज 1 सेंटीमीटर, यानी एडिशनल 1 सेंटीमीटर और डिप कर जाएगा 340 ग्राम पुट करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, इसी क्वेश्चन में बोला गया, इन फर्स्ट पार्ट इफ वाटर इज पोर्ड टिल टॉप लेवल ऑफ द क्यूब, यानी क्या किया गया, Hg तो पहले से था यहां पर, और जो ब्लॉक था वो आपका पार्शली सबमर्ज्ड डिप कर रहा था, पार्शली सबमर्ज्ड था और फ्लोट कर रहा था। अब क्या बोला गया कि यहां पर पानी भर दिया गया, वाटर आपने फिल कर दिया, तो वाटर कॉलम का हाइट हमें कैलकुलेट करना है। अभी भी किस कंडीशन में? फुली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग कंडीशन, और वाटर का हाइट हमें देखना है कि कितना हाइट यहां पर बनेगा। तो ये हाइट आपने कंसीडर किया H, एडिशनल जो आपने लिक्विड लिया है दैट इज वाटर। ठीक, हाइट हमें क्यूब का हाइट कितना दिया गया था? क्यूब का हाइट आपको दिया था 5 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर, यानी Hg में जो हाइट बनेगा दैट इज 5 माइनस H। हम बात करें केवल हाइट की, हाइट क्लियर? जो लेंथ है वो 5 ही रहेगा, जो डेप्थ है वो 5 ही रहेगा। क्यूब आपका एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक बात, जो क्यूब आपको दिया है वो फ्लोटिंग कंडीशन में दिया है, फ्लोटिंग कंडीशन में एक्चुअल वेट इज इक्वल टू बुओयेंसी फोर्स होना चाहिए। सॉल्व करें तो एक्चुअल वेट आपको मिलेगा VB रो B मल्टीप्लाई बाय G से, और फ्लोटिंग के लिए आपको मिलेगा जो बुओयेंसी फोर्स आप कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपके पास है V रो G, किस केस में? वाटर केस में, प्लस V रो G इन Hg केस, मरकरी केस में। तो G तो सभी के लिए कैंसिल आउट। बॉल की जो डेंसिटी आपको गिवन है, बॉल डेंसिटी आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर cc, वही हमें यूज करना है। तो बॉल डेंसिटी सॉरी जो ब्लॉक डेंसिटी है वो आपको मिलेगा 7.2 ग्राम पर cc। सॉल्व करें, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक 7.2, G कैंसिल आउट। अब ये समझिए कि वाटर के अंदर कितना वॉल्यूम है, तो 5 लेंथ, 5 डेप्थ और हाइट कितना? H। क्या लिखें? 5 इंटू 5 इंटू H, और वाटर डेंसिटी 1, वाटर डेंसिटी 1 प्लस Hg में वॉल्यूम कितना? तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस H, एंड डेंसिटी 13.6। ठीक है, इक्वेशन बनी। जो कैंसिल आउट हो रहा है आप उसको हटा दें, तो 5 5 5 5 एंड 5 5, तो 5 5 5 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट रहा 5 इंटू 7.2 दैट मीन्स 36 इज इक्वल टू H प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 13.6, ये रिप्रेजेंट करेगा 68 को, माइनस 13.6 H,
तो एच टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए एंड जो 68 माइनस 36 है वो राइट हैंड साइड में चला गया। तो वैल्यू रहा 12.6h इज इक्वल टू 68 माइनस 36। सो h इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 12.6 कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट हमें मिलेगा 2.53 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करें।